नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खनम शेरवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यूएई की महत्वपूर्ण यात्रा से लौट आए हैं। ये यात्रा कई तरह से अहम रही, कारोबार के स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्तों के मद्देनजर भी। इस दौरे में जिस तरह से पाकिस्तान पर पीएम के जरिए कटाक्ष किया गया और जिसकी झलक जो है वो देखने को मिली जॉइंट स्टेटमेंट में, उसको काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। 3 दशक से ज़्यादा गुजर जाने के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री अरब गया, किस तरह से इसको देखा जाना चाहिए? इस दौरे को खाड़ी देशों के मद्देनज़र से, जो रिश्ते हैं खाड़ी देशों से हमारे, उसके मद्देनज़र कैसे देखेंगे, और साथ ही जो पश्चिम एशिया है उसकी राजनीति की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण माना जाएगा, और अब इस दौरे के बाद से किस तरह से आगे बढ़ेंगे भारत और यूएई के रिश्ते, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। इस पर चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के जरिए। मेरे साथ मीम अफजल साहब हैं, राजदूत रह चुके हैं। दूसरे खास मेहमान हैं कमल मित्र चिनॉय, प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू में। विनोद शर्मा है मेरे साथ हिंदुस्तान टाइम्स से, और साथ ही 2 खास मेहमान मेरे साथ फ़ोन लाइन पर भी मौजूद होंगे। संदीप दीक्षित हैं, डेप्यूटी एडिटर हैं द ट्रिब्यून अखबार के, और साथ ही बॉबी नकवी मौजूद होंगे मेरे साथ दुबई से, जो कि एडिटर हैं गल्फ न्यूज़ के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद शर्मा जी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि ये छोटी विजिट रही, लेकिन काफ़ी एक्साइटमेंट और काफ़ी इंटरेस्ट इसने जनरेट किया। लेकिन लगातार सवाल ये ज़रूर उठता रहा कि खुद पीएम मोदी ने भी ये कहा कि लगातार हर रोज़ फ्लाइट्स आती जाती रहती हैं, इतना वक्त क्यों लग गया? देखिए, बात मेरी अब सुन लीजिए ध्यान से। ये कहा जाता है कि वहां पर प्रधानमंत्री 34 साल के बाद गए, शायद इतना ही वक्फा है। बिल्कुल 34 साल, 1991 में गए थे लेकिन पहले। जो लोग ये बात करते हैं, और बदकिस्मती है कि प्रधानमंत्री को भी किसी ने ऐसा बताया, ऐसा फीडबैक दिया कि 34 साल के बाद आप जा रहे हैं, तो एक बड़ी बात है। देखिए, इस अंतरकाल में हमारे राष्ट्रपति 2 बार वहाँ होकर आए, बिल्कुल। और जब कैलेंडर बनता है फॉरेन विजिट्स का, तो फॉरेन ऑफिस के लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन से मुल्क में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जाएगा, कौन से मुल्क में प्रधानमंत्री जाएंगे, कौन से मुल्क में वाइस प्रेसिडेंट जाएंगे, और कौन से मुल्क में प्रेसिडेंट जाएंगे। तो इस बंटवारे में कई बार कुछ मुल्कों में प्रधानमंत्री नहीं जाते। ये अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री इस बार यूएई हो आए। उन्होंने ये कहा भी कि 700 फ्लाइट्स हैं, लेकिन 34 साल लग गए। वो एक राजनीतिक बयान था, उसको हम डिप्लोमेसी से ना जोड़े तो अच्छा है। देखिए, इस दौरे की अहमियत हमको बदले हुए माहौल से जोड़नी पड़ेगी। आज के दिन खाड़ी में, जैसा कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, खाड़ी में खलबली है, और उस खलबली का बढ़ता हुआ आतंक जो वहां पर है, उसके कारण से वो खलबली है। और खासकर उस नए दानव के साथ के चलते, जिसको इस्लामिक स्टेट बोलते हैं, और वो लोग और आतंकवादी गुटों से भी ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि खूंखार हैं, और उनके चलते, और वो लोग रॉयल्टीज़ के खिलाफ हैं, वो किंगडम्स के खिलाफ हैं, वो राजाओं के खिलाफ हैं, वो खलीफाओं के खिलाफ हैं। तो उस सब के चलते खाड़ी के मुल्कों की आंखें खुली हैं, जैसे कि 9/11 के बाद अमेरिका की आंखें खुली थी, और अमेरिका ने हमारी कहानी, हमारी व्यथा आतंकवाद की जो थी, उसको अच्छे से पढ़ना शुरू किया। उसी तरह से खाड़ी के मुल्कों ने भी अच्छे से पढ़ना शुरू किया, और इसलिए ये विजिट अहम है। और जो जॉइंट स्टेटमेंट है, उसकी जो लेयर्स हैं, वो शायद अभी आप आने वाले डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं जिसपे मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने व्यक्तिगत तरीके से प्रकाश डालने की कोशिश। प्रोफेसर चिनॉय, हालांकि विनोद शर्मा जी ये कह रहे हैं कि जो कैलेंडर बनता है उस हिसाब से प्रायोरिटीज तय होती हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जिस तरह से रिश्ते चल रहे थे वो स्टेबल थे, वो स्थिर थे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात की नहीं महसूस की गई कि उच्च स्तर पर यहाँ से कोई जाए। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पिछले 3 दशक का जो है ये फॉरेन पॉलिसी में करेक्शन किया गया, सुधार किया गया, कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए क्योंकि वहाँ से नेता लगातार यहाँ आते रहे। चलिए, इस बात के मद्देनज़र ये छोड़ भी दें, लेकिन जिस तरह से जो सिम्बोलिज्म है इस विजिट का, वो आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई आप इसको टेरर के या जो एक्सट्रीमिज्म है उसके चश्मे से देखते हैं, या आप इसका सिंबोलिज्म भी मानते हैं? देखिए, सिंबलिज्म इससे बड़ा है कि इस्लामिक स्टेट है, और सऊदी अरेबिया और उसके जो समर्थक हैं वो यमन में शिया हूती के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अरब देशों में अब ये स्पष्ट है कि एक ऐसे फौज बन गया है जो 30,000 और 60,000 के बीच में है, जो हमला कर रहा है इराक और ईरान से लेके
तुर्की के सीमा से और आगे जाने की कोशिश कर रहा है, और ये खतरा नज़र आ रहा है। और इसीलिए एक यूएस कोalition बना है जो बॉम्बिंग कर रहा है, और सारे जो देश हैं, अब पाकिस्तान पे भी अब खतरा आ गया है, क्यों अलकायदा और तालिबान के बीच में बात शुरू हो गई है। तो यदि तालिबान और मजबूत हो जाए तो पाकिस्तान के लिए भी खतरा होगा, और पाकिस्तान को अफगानिस्तान के मोर्चा में डाला है अमेरिका के कारण। लेकिन तो इसीलिए जब हम यूएई जाते हैं, जी इसमें ये नहीं है कि सिर्फ यूएई की बात हो रही है, जब बात हो रही है नेताओं के साथ, वो ये सारे बात भी करेंगे। दूसरी बात ये है कि हम ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन के साथ नहीं है अब तक। तो यदि हमारी इंपोर्ट्स उनसे बढ़ जाए पेट्रोल और गैस की, तो उससे भी हमें लाभ होगा कि हमें डे टू डे प्राइसेस नहीं लेना होगा। हम कह सकते हैं हर महीने ये हो या हर हफ्ते हम बदले। तो दोनों मतलब स्ट्रेटेजिक मुद्दे हैं, सिक्योरिटी मुद्दे हैं और आर्थिक मुद्दे हैं। लेकिन जो पब्लिक व्यू है उसमें ये बातें बहुत ज़्यादा सामने नहीं आई। जो हेडलाइंस बनी वो पाकिस्तान को लेकर क्या बयान था इस पर बनी, मंदिर के लिए ज़मीन दी गई उस पर ज़्यादा हेडलाइंस बनी, और किस तरह से वो मस्जिद गए या शायद पहली बार मस्जिद गए उस सब को लेकर भी हेडलाइंस बनी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें आप दोनों मेहमान कर रहे हैं उस पर उतनी चर्चा नहीं हुई है। बॉबी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, गल्फ न्यूज़ के एडिटर हैं। बॉबी नकवी साहब, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। सबसे पहले तो ये बताइए कि अब प्राइम मिनिस्टर यहाँ लौट आए हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं, जो रिएक्शंस हैं वो आपको वहाँ मिली हैं यूएई के मद्देनज़र? हम यहाँ ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरी मुलाकात से, इस पूरे विजिट से क्या कुछ हिंदुस्तान को हासिल हुआ है, यूएई ने किस तरह से देखा है इसको? देखिए, प्रतिक्रियाएं तो सुबह से आ रही हैं। सुबह से यहाँ के जो एक मिनिस्टर हैं डॉक्टर अनवर करगाश, वो सुबह से ट्वीट कर रहे हैं और इस विजिट कितनी इम्पोर्टेंट थी इसके बारे में बता रहे हैं। वो खुद जब प्रधानमंत्री जी जब दिल्ली से चले थे तो उनके साथ में आए थे यहाँ पे, और वो उन्होंने कई बातें करी हैं, करीब 6 या 7 ट्वीट किए हैं। और ये बहुत कम होता है कि कोई किसी विजिटिंग हेड ऑफ गवर्नमेंट या हेड ऑफ स्टेट के जाने के बाद कोई मिनिस्टर इस तरीके से ट्वीट करे और उस विजिट के बारे में बताए। तो मुझे लगता है कि यूएई की सरकार ने इस विजिट को बहुत इम्पोर्टेंट समझा है, बहुत सिग्निफिकेंट समझा है। और जो मेन जो बातें जो सामने आई हैं, मुझे लगता है कि इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जो यूएई और इंडिया की बायलैटरल टाइज हैं उसको उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंटली एलिवेट किया है और उसको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बताया है। ये बहुत सिग्निफिकेंट कदम है। ये प्रधानमंत्री जी ने भी मुझसे कहा था जब मैंने इंटरव्यू किया था उनका सैटरडे को, तो कहा था कि मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस पार्टनरशिप को हम एलिवेट करें। उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत से दूसरे मुल्कों में ये होता है कि पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उसके बाद पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, लेकिन यूएई में ये उल्टा है। और पीपल टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड है। उसको ये बदलना चाहते थे और काफी हद तक इसमें कामयाब हुए हैं। बॉबी नकवी, ये बताइए कि इस तरह से भी भारत में इसको देखा जा रहा है कि ये विजिट न सिर्फ यूएई को है बल्कि कहीं ना कहीं पूरा जो अरब वर्ल्ड है उसके लिए एक संकेत है, उसमें एक पॉलिसी शिफ्ट है। क्या आप इसे इतना बड़ा मानते हैं कि आप इसको इतना महत्व देना चाहेंगे? देखिए, जो चेंजिंग डायनामिक्स हैं, जो सुपर पावर्स नहीं हैं इस रीजन में, वो डायनामिक्स पूरी तरह से चेंज हो रही है। इराक के बाद, हुस्न मुबारक साहब के बाद ये सब नए प्लेयर्स उभर के आ रहे हैं और इस चेंजिंग डायनामिक्स में यूएई भी एक बहुत अहम कदम जो है, अहम एक रोल प्ले कर रहा है। तो नो डाउट कि अपार्ट फ्रॉम द एक इकोनॉमिक पावर हाउस के अलावा एक रीजनल गल्फ अरब वर्ल्ड में एक पावर हाउस के रूप में उभर रहा है। और यूएई अपने जो उनके जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स हैं उनको काफ़ी आगे बढ़ के वो कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। एंड उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी ऐसी है कि लोगों को पता लगता है कि क्या वो स्टेप्स ले रहे हैं, कहाँ उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो वो काफ़ी कैंडिड हैं इस बारे में। जहाँ तक इंडिया और यूएई की जो बातचीत हुई है उसमें वाइडर उनके दोनों कंट्रीज के क्या रोल रहेंगे तो बहुत क्लियर है। अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट को अगर गौर से पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने 2 चीजें कही हैं। एक तो डिनाउंसमेंट ऑफ टेररिज्म है, वो तो एक बड़ा कस्टमरी एक वो होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो बहुत सिग्निफिकेंट बात है, उन्होंने ये कहा है कि both countries will coordinate efforts to counter radicalization and misuse of religion by groups and countries
और ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, बट ऑल्सो साउथ एशिया में साउथ भी। एशिया। बिल्कुल। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है। लेकिन बॉबी नकवी, यही बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ भी मेहमान जो हैं उस बात पर रिएक्ट करें। संदीप दीक्षित भी इस दौरान हमारे साथ बने हुए हैं। मीम अफजल साहब, ये बात कितनी महत्वपूर्ण है? हम ये भी जानते हैं कि यूएई और पाकिस्तान के संबंध जो हैं वो कितने प्रगाढ़ हैं, कितने नज़दीक संबंध हैं उनके। उसके बावजूद भी जॉइंट स्टेटमेंट में थोड़ा कर्टेल्ड ही सही, लेकिन सीधे नाम लेकर भी ना सही, लेकिन यूएई और भारत का जॉइंट स्टेटमेंट था, उसमें पाकिस्तान को साफ साफ कहा गया बिना नाम लिए। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें सीधी सी बात यह है कि यूएई को भी अब वो ख़तरा नज़र आने लगा है जो पहले सिर्फ भारत को नज़र आता था, और उनको दूसरी तरफ से नज़र आता है। हमको पाकिस्तान से वो ख़तरा था और हम लोग उससे भुगतते भी रहे हैं। और आपने ये भी अभी पहले अपने सवाल उठाया था कि यहाँ मैं उसको ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि, और जिसको विनोद ने भी कहा ख़ास तौर पर, कि ये बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया कि 34 साल के बाद विज़िट हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई इस मुल्क के दरमियान कोई रिश्ता ही नहीं था। 70 की दहाई में हमारा जो उनके साथ ट्रेड था वो $180 मिलियन था। आज वो $60 बिलियन से भी ज़्यादा चला गया है। तो ये जो इतना ज़बरदस्त, उसके बाद 26 लाख लोग वहाँ रहते हैं भारतीय, जाहिर है एक बड़ी फॉरेन एक्सचेंज वो यहाँ भेजते हैं। तो दुबई के साथ हमारा वो रिश्ता नहीं है जिस तरह का बताया जाने की कोशिश की जा रही है। और जैसे बताया, देखिए जो वीवीआईपी विजिट्स होते हैं उसके अंदर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट सबके होते हैं। उसमें कभी कभी कहते हैं कुछ सेरेमोनियल होता है। मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे जो विजिट्स होते हैं, मैंने खुद फॉरेन मिनिस्ट्री में काम किया, अब 200 देशों के अंदर तो सारे प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सकते हैं। और तो इसलिए जो अभी विनोद ने कहा वो डिवाइड करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है किसी एक मुल्क के अंदर आप वाइस प्रेसिडेंट चले गए, उसके बाद कोई ऐसा मौका आया जब फिर किसी हेड ऑफ द स्टेट्स को जाने की ज़रूरत है तो नहीं जा पाते हैं वहाँ पर। फिर वहाँ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ही जाते हैं, काम चलाते हैं, क्योंकि साल में 2 विजिट कहीं मतलब इन प्रैक्टिस ऐसा नहीं होता है। तो ये कहना कि विजिट्स नहीं हुए और इसका प्रोपेगेंडा करना बुनियादी तौर पे ये गलत तो बात आपको थी। लगता है कि प्राइम मिनिस्टर के ना जाने के बावजूद भी जो ट्रेडिंग पार्टनरशिप है भारत की यूएई ज़बरदस्त रही है। भारत तो उनके लिए दूसरा नंबर का पार्टनर है और हम हमारे लिए वो तीसरे दुनिया नंबर में के हैं। तीसरे नंबर के जी पार्टनर हैं। बिल्कुल। तो ये ट्रेडिंग जो थी, और देखिए आजकल जो पूरी डिप्लोमेसी है उसका दारोमदार इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा है। तो हमारा ये नहीं कि अगर प्रधानमंत्री नहीं गए तो कोई रिश्ता ही नहीं रहा। दूसरी बात ये, कुछ इश्यूज पर यकीनन हमारा कुछ रिजर्वेशन था। जैसे पाकिस्तान का कश्मीर पर जो उसका स्टैंड था वो यूएई सपोर्ट करता था उसको। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को सपोर्ट करता था यूएई। तो जाहिर है कि ये कुछ ऐसे सेंसिटिव इश्यूज हैं जिनको देखना पड़ता है। बिल्कुल। और ये डिप्लोमेसी में ज़रूरी होते हैं। जी हाँ, संदीप दीक्षित हमारे साथ चंडीगढ़ से फोन लाइन पे मौजूद है। संदीप दीक्षित, आप बताइए, आपने फॉरेन पॉलिसी इतने दिनों से, आप दशकों से कवर कर रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं पाकिस्तान और यूएई के जो रिश्ते हैं वो जाहिर है, जग जाहिर हैं, बहुत करीबी रिश्ते हैं, न सिर्फ राजनीतिक बल्कि जिस तरह से लोगों का जो आना जाना है, जितना बड़ा डायस्पोरा है, हिंदुस्तानी तो है ही, पाकिस्तानी डायस्पोरा बहुत बड़ा है यूएई में, जो पूरी जो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है उसकी बहुत बड़ी जो रीढ़ की हड्डी है वो पाकिस्तानी लोग हैं भारत के अलावा। इस सब के बावजूद जॉइंट स्टेटमेंट में जिस तरह का एक तरह का कंडेमनेशन जो नजर आया है टेररिज्म को लेकर, वो किस तरह से पढ़ा होगा यूएई ने, किस तरह से ड्राफ्ट हुआ है ये देखिए, पहली बात तो जीरो सम गेम नहीं होता, यानी पाकिस्तान है तो इंडिया नहीं या इंडिया है तो पाकिस्तान नहीं। हम दोनों के जैसे इंडिया पाकिस्तान के बराबर के रिश्ते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, वैसे ही यूनाइटेड अरब एमिरेट के साथ भी दोनों के रिश्ते हैं। पाकिस्तान के यकीनन थोड़े प्रगाढ़ हैं, गाढ़े हैं वो, बल्कि उनके आर्म फोर्सेस में ऑपरेट करते हैं, मदद करते हैं, तो ज़्यादा सिक्योरिटी है। और जहाँ तक आपने सिक्योरिटी के बारे में पूछा तो ये बचकाना होगा कि टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट एंड देयर इज नो गुड टेररिस्ट एंड अ बैड टेररिस्ट, क्योंकि अगर आप यूएई के केस में देखें तो लीबिया में उन्होंने एक ग्रुप प्रमोट किया हुआ है जिसका नाम है डिग्निटी, और डिग्निटी ग्रुप को एक जनरल साहब चलाते हैं जो कि वहाँ के वॉरफेयर में पूरा इन्वॉल्व है। तो यूएई अपने नेशनल इंटरेस्ट बरकरार रखता है, और इजिप्ट में भी मोर्सी की सरकार को ओवरथ्रो करने में यूएई का काफ़ी हाथ रहा था, और वो इसलिए रहा था कि दोनों सऊदी और यूएई मुस्लिम ब्रदरहुड से थोड़ा नाराज से हैं और इसलिए मुस्लिम ब्रदरहुड को नहीं पनपने दे रहे। और फिर अगर आप सीरिया हैं तो सीरिया में करीब $40 बिलियन की एड कतर और यूएई ने दोनों ने मिल के सीरिया नेशनल काउंसिल को दी थी, जो कि अगेन आर्म्ड वॉरफेयर में वहाँ की लेजिटिमेट सरकार के खिलाफ, असद सरकार के खिलाफ उखाड़ने में लगा हुआ है।
तो जब यूएई भी ऐसे काम कर रहा है तो उसको ये स्टेटमेंट देना या उसके इस जॉइंट स्टेटमेंट को हिंदुस्तान में इस तरह से इंटरप्रेट करना वाकई एक बचकानी सी होगी, स्कूल बॉयज जिसको कहते हैं होगा। जी हाँ, काफी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं आप जी। जी, तो बिल्कुल स्कूल बॉयज एंथुसियाज्म, जैसे कि स्टेडियम में भी जो इनका रिसेप्शन हुआ था वैसे ही इसमें बात करना, ये सब चीजें धीरे धीरे होती हैं। जहाँ तक सॉवरेन फंड से पैसे देने की गारंटी है तो वो पैसा आएगा कहाँ? यूएई का इंटरेस्ट रिफाइनरीज में हो सकता था, पर रिफाइनरीज में ओवर कैपेसिटी हो गई है। उसी तरह स्टील में भी अंडर कैपेसिटी है, तो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तो आने वाला नहीं। और जो पैसा आएगा तो यूएई भी फूंक फूंक के पैसा रखेगा। हमारी तो बल्कि अगर आप नजर डालें तो कतार और ओमान के सॉवरेन फंड से तो बात 3, 4, 5 साल पहले हो गई थी, और वहां से भी धीरे धीरे रिस्क के पैसा आ रहा है। तो ऐसा भी नहीं है। मैं जानती हूँ विनोद शर्मा जी इस पे कुछ कहना चाहते हैं, आपकी बात पर रिएक्ट करना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन मैं चाहती हूँ बॉबी नकवी जरूर इस पे कुछ कहें। बॉबी नकवी साहब, अगर आप हैं फोन लाइन पर तो ये बताइए, संदीप दीक्षित जिस तरह से पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, और जाहिर है ये बात कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है, सब जानते हैं कि पूरा जो टेररिज्म का खेल है, किस तरह से ये राजनीति इसको प्रभावित करती है। सऊदी अरब के अपने इंटरेस्ट हैं, यूएई के अपने इंटरेस्ट हैं, और किस तरह से ये अलग अलग ये विद्रोही समूह कहते हैं, कुछ आतंकवादी समूह भी कहते हैं इनको या तो प्रमोट करते हैं या उनके लिए उनके खिलाफ काम करते हैं। ऐसे में किस तरह से पाकिस्तान की गतिविधियों को खराब कहना किस फेस के साथ, किस शक्ल के साथ आगे आ रहे हैं? देखिए, किस कंट्रीज के अपने इंटरेस्ट नहीं होते? कौन सा ऐसा देश है इस दुनिया में जिसके अपने इंटरेस्ट नहीं होते और वो चाहे कोवर्ट रूप में या ओवर्ट रूप में कुछ ग्रुप्स को प्रमोट नहीं करते? ऐसा भारत के ऊपर भी एलिगेशंस लगते रहे हैं, तो उनमें मैं जाना नहीं चाहूंगा। मैं सिर्फ बात कर सकता हूं जो कल पिछले 2 दिनों में जो हुआ है, और जो जिस तरह से लोगों की बॉडी लैंग्वेज है, और उसके बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू हुआ है, उसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री को यहाँ पे ट्रीट किया गया, मैं वो देख रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। मैंने बहुत पास से देखा है, और मुझे लग रहा है कि ये आप कुछ पैनलिस्ट ने ये कहा, रेस्पेक्टेड पैनलिस्ट इंक्लूडिंग मिस्टर शर्मा, कि 34 साल बाद ऐसा नहीं है कि 34 साल में लोग गए नहीं, या प्रेसिडेंट जाते रहे, प्रतिभा पाटिल जी भी आई, उससे पहले भी बहुत लोग आए, ये बात सही है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि हमारा जो इंडिया और यूएई के बीच में बहुत बड़ा ट्रेड का रिश्ता रहा है, ये भी बात सही है। ये भी बात सही है कि यहाँ पे 25 लाख हिंदुस्तानी रहते हैं जो करीब करीब 12-13 बिलियन डॉलर भेजते हैं। उसके बावजूद एक डिप्लोमेटिक वैक्यूम भी रहा है, और उसकी वजह से जाहिर बात है कि जो पाकिस्तान और यूएई के रिश्ते हैं वो भी अपनी जगह हैं, लेकिन हमारी तरफ से वो पहल नहीं की गई जो दूसरे देश कर रहे हैं। तो मैं अभी इस पे अगर हम थोड़ा सा इस डिस्कशन को अगर इस पे अगर हम ध्यान दें कि जो 2 दिनों में हुआ है उसमें हमें ऑब्वियसली जो डिलीवरेबल्स हैं वो स्पेसिफाइड नहीं है। चलिए ठीक है बॉबी नकवी, आपकी स्थिति हम समझते हैं, आप जहां बैठे हैं और जिस स्थिति में बात कर रहे हैं, जाहिर है आप लिमिटेड होकर बात करना चाहेंगे, लेकिन स्टूडियो में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। विनोद शर्मा जी ये बताइए कि कहा यह भी गया कि मोदी जी अरब गए हैं खरब की तलाश में, तो ये बात तो सही है, लेकिन संदीप दीक्षित ये कह रहे हैं कि जिस तरह का सैचुरेशन है, किन फील्ड्स में कहाँ पर इन्वेस्ट कर पाएंगे आखिर यूएई के लोग? देखिए, मैं बताता हूं कि डिप्लोमेसी में एक फ्रेज है, थिंग्स मूव एट अ ग्लेशियल पेस। जिस तरह से बर्फ का दरिया मूव करता है, वैसे डिप्लोमेसी में प्रोग्रेस होती है। और हम जब जनता को ये बताते हैं और उसमें इतना चमक चौंध उसमें पैदा कर देते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की ये विजिट जो है इसको दो सतह पे देखना पड़ेगा। एक तो सब्सटैंटिव टर्म्स में जो बायलैटरल एंगेजमेंट हुई उसमें से क्या निकला, उसमें से जॉइंट स्टेटमेंट निकला, जो कि इनकरेजिंग है। और वो इनकरेजिंग इसलिए है, जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान से बड़े अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या भारत को ओआईसी में मेंबरशिप दिलवाने के लिए यूएई मदद करेगा? क्योंकि हमारे यहाँ जो मुस्लिम आवाम है वो दुनिया के किसी भी मुल्क में नंबर 2 की पॉपुलेशन पर है। सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन एग्जिस्ट इन इंडिया, और हमारा वहां पर मेंबरशिप का क्लेम। दूसरा कि पाकिस्तान के साथ जो उनके रिश्ते हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रेजोलॉजी है इस जॉइंट स्टेटमेंट में, और बॉबी शायद उस पर थोड़ा सा तफसील से उस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं, कि कोऑपरेशन करेंगे टू फाइट ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म। अब ऑर्गेनाइज क्राइम जो कि जिससे कि हमको खतरा है,
और जिसको हम डी कंपनी बोलते हैं, दुबई में उनकी शादियां होती हैं उनके परिवार की, उन्होंने खरबों रुपया लगा रखा है वहां पर, बिजनेस इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और माजी में कम से कम मुझे याद पड़ता है कि रघुनंदन लाल भाटिया ने, जब वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे और एक बार वहां गए थे, तो उन्होंने जब दाऊद का मामला उठाया था तो उनको लगभग स्नब कर दिया गया था और ये जता दिया गया था कि दाऊद इज एन ऑनरेबल गेस्ट ऑफ द यूएई। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो क्या उस वस्तु स्थिति में कोई खासा परिवर्तन हुआ है? क्या हम अब इस बात का इंतजार कर सकते हैं कि जो डी कंपनी के बैंक अकाउंट्स है खाड़ी में वो फ्रीज होंगे, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त होगी? कुछ ऐसा बड़ा कदम उठाया जाएगा? 2-3 मिनट का बचा है। बॉबी नकवी, जल्दी से इस बात का जवाब दीजिए। कई बार लोग तंज में भी ये बात कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छे रिश्ते होंगे, लेकिन क्या दाऊद को ले आइए तो हम माने? इस तरह की बातें भी हो रही हैं बहुत कैजुअल तरीके से। हालांकि इसको अगर गंभीर तरीके से देखें तो कई महत्वपूर्ण सवाल विनोद शर्मा जी ने उठाए हैं। बहुत जल्दी से देखिए शर्मा जी ने ओआईसी की बात करी। मेरा ये कहना है, क्या इंडिया वांट्स अ सिग्निफिकेंट वॉइस इन दी ओआईसी? क्या इंडिया चाहती है कि भारत, चूंकि ज्यादा मुसलमान रहते हैं, तो हमको एक वॉइस या प्लेटफॉर्म ओआईसी जैसा ज्वाइन करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इरादा है, या ऐसा कोई इरादा है, मुझे तो नहीं लगता। Bobby, there were efforts. You see, there is deep concern in India, and if we probe it, you'll get to know that the OIC secretariat is controlled by Pakistan. It is almost controlled by Pakistan, and India can lend its shoulder in making OIC a more reasonable outfit than merely an organization of Islamic conference. और लेकिन उस पर मुझे ये कहना है कि फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट जो हमारा भारत का है, उसको लेकिन खुल के इस बात को बोलना चाहिए कि हम ओआईसी ज्वाइन करना चाहिए। मैं कहता हूं हमारे प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। मैं पॉइंट ऑफ व्यू प्रोफेसर चिनॉय का भी लेना चाहती हूँ इस बात पे कि क्या वाकई जिस तरह की ट्रीटीज की बात हो रही है, क्या उसमें हमें इतना स्पेस है कि दाऊद जैसे लोगों को वापस लाया जा सके, ट्रायल हो सके? दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है ओआईसी को लेकर उठाई गई है, क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं? देखिए, ओआईसी का महत्वपूर्ण जो पहलू है वो ये है कि बहुत सारे संगठन हैं, इंटर अरब संगठन, इंटर मुस्लिम संगठन, जिसमें हम एक्टिव नहीं हैं, और वो नहीं करने से लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ओआईसी में बेशक दुबई से डी कंपनी नहीं मिले, दाऊद नहीं मिले, मगर यदि संबंध हमारे बना लें तो दक्षिण एशिया में फर्क पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई जादू हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर ये संबंध हमें बढ़ाना चाहिए। डिप्लोमेसी तो संबंध में चलती है। आखिरी सवाल, कश्मीर पे एक कॉन्टैक्ट ग्रुप था जिसका भरपूर इस्तेमाल पाकिस्तान किया करता था। जी मैं चाहती हूँ कि एक आखिरी मिनट में जो मेरे पास सवाल बचा है बहुत महत्वपूर्ण, वो वेस्ट एशिया को लेकर है कि इस विजिट से भारत की जो वेस्ट एशिया पॉलिसी है, बात ये यहाँ तक हो रही है कि इजराइल प्रधानमंत्री जाएंगे, अब नहीं तो कल जाएंगे, क्या उसके मद्देनजर इस विजिट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो इजराइल ने किया है पिछले साल गाज़ा में, उसमें यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन में, काउंसिल में काफ़ी कड़क वॉर क्राइम्स कह के कहा गया। तो क्योंकि पैलेस्टीनियन के साथ ये व्यवहार हो रहा है, सीरिया का गोलान हाइट्स उनके पास है, तो वो संबंध में दिक्कत होगी। मगर यदि भारत इजराइल के साथ अपना दोस्ती बढ़ाए तो भारत को सोचना होगा कि जो आसपास अरब देश है वो क्या समझेंगे। तो इससे पहले जीसी देश में जाना, क्या आपको लगता है ये एक बैलेंसिंग एक्ट है? देखिए, डिप्लोमेसी में सब कुछ कहा नहीं जाता है, मगर यदि वो देख रहे हैं कि भारत के संबंध बढ़ गए हैं, हम हथियार उनसे ले रहे हैं, हवाई जहाज उससे उनसे लेने की बात कर रहे हैं, तो एक ही देश है जिसने अरब अवाम के साथ इस तरह के सलूक किया है। तो साहब, देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, और मैं तो कल ये बात बोला था जो आप पूछ रहे हैं कि ये जो प्रधानमंत्री का विजिट हुआ है, इसके अंदर अचानक हुआ है, ये इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और लोग ये कह रहे हैं कि अबू धाबी से पहले ये एक्सपेक्टेड था कि किसी और अरब देश में जाएंगे, लेकिन यहाँ गए, इसलिए कि यूएई किसी हद तक एक लिबरल सोसाइटी कहा जा सकता है उसको, दूसरे अरब कई देशों के मुकाबले में, जहाँ जाना शायद आगे ज़रूरी होगा। लेकिन मैंने इसके बारे में, मेरा ये सोचना है कि इसमें कहीं ना कहीं ये बात भी ध्यान में है कि अरब देश का पहले करके, ताकि जो इजराइल का आगे जो प्रोग्राम है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया जा सके। उतने सवाल ना उठे। संदीप, लास्ट वर्ड। हेलो, लास्ट वर्ड संदीप।
हाँ, मैं ये चाह रहा था कि मोदी जो थे ब्लैक मनी की समस्या वहाँ एड्रेस करते या उस पर बोलते यूएई के, क्योंकि यूएई एक बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए जहाँ तक राउंड ट्रिपिंग ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी और गोल्ड के कंसर्न है। और ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि आप इससे देखिए कि इंडिया के जो फिगर्स हैं पॉलिश डायमंड एक्सपोर्ट्स के, वो 1.5 गुना ज़्यादा हैं वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स के। यानी कि बहुत कुछ छुपाया जा रहा है और काफ़ी इसमें राउंड ट्रिपिंग ब्लैक मनी हिंदुस्तान के अंदर आ रही है। तो एक तो मोदी जी अगर इसको एड्रेस करते तो बहुत बढ़िया होता, और दूसरा जो इंडियन डायस्पोरा की जो समस्याएं हैं जिनको कि वेबसाइट से रिजॉल्व करने की कोशिश है, मेरे ख्याल से इसके लिए फिर इनको दोबारा एक ओवरसीज मिनिस्ट्री जैसी एक कोई संस्था बना के करनी होगी, सिर्फ वेबसाइट से तो ये समस्या सदी माफी चाहती हूँ, मैं जानती हूँ आपके पास और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और ज्यादा हम इस मामले पर जो है वो आकलन कर सकते थे, लेकिन समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।